हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू, न्यूज़ ऑन एयर, नेशनल इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस शुरू में ही मिल सके। ओके, तो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्विक पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं जल्दी से। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 मार्च को मनाया गया। 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जॉर्ज रसेल को बनाया गया है प्यूमा का। इट इज़ एक्चुअली पूमा। तो पूमा का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो जॉर्ज रसेल को बनाया गया है। SBI ने किस शहर में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सीलरेशन सेंटर स्थापित किया है? हैदराबाद में। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO कौन बने हैं? तो प्रशांत झाबेरी बने हैं। डिलाइट ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 में रिलायंस रिटेल किस स्थान पर रहा? तो 56 स्थान पर रहा है। किस IIT संस्थान के साथ RBI इनोवेशन हब ने बूस्ट फिनटेक स्टार्टअप के लिए समझौता किया है? तो IIT मद्रास के साथ किया है। ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है? तो नीदरलैंड ने लिया है। किस राज्य के राजस्व विभाग में भूमि सर्वेक्षण के लिए दिशांक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। 36 इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया है। किस राज्य ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की? ये गुजरात ने की है। बर्ड स्लीप डे कब मनाया गया? तो 18 मार्च को सेलिब्रेट किया गया है। बर्ड स्लीप डे 2022 की थीम क्या रखी गई थी? क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी बर्ड। ओके, थीम इंपॉर्टेंट होती है तो प्लीज़ आप थीम को याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 मार्च को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम क्या थी? कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, थीम आप याद रखिए। लॉन्च पुस्तक राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ के लेखक कौन है? तो इसकी लेखक गीता पीरामल है। कितने जन शिक्षण संस्थान के साथ मिलकर नीलाम्बुर में अडाबी ट्राइबल ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च किया गया है? तो ये नबार्ड ने किया है। ये कितने की जगह किसने है? तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। महिला मनी और ट्रांसकॉर्प ने किसके साथ मिलकर महिला उद्यमियों के लिए प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? तो ये वीज़ा ने किया है। किस बैंक ने एमिरेट्स स्काईबॉर्ड्स के साथ सह ब्रांडेड के कार्ड लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने किया है। मूडीज़ ने वर्ष 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.1% रहने का अनुमान लगा है मूडीज़ ने GDP को। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम केरला में किया गया है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो तेलंगाना पहला राज्य बन गया है फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला। यूजिन पार्कर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, मतलब उनका ऑक्यूपेशन क्या था? तो यूजिन पार्कर एक साइंटिस्ट थे। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो एलन मस्क रहा है। आप सबको पता होगा कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आ चुकी है 2022 की, तो उसमें और अगर इंडिया की बात करें तो मुकेश अंबानी जी ने टॉप किया है। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये 18 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो ऑब्वियसली भारत ने किया है। हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो ये DBS बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है? तो ऑब्वियसली केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा।
हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है? तो ये मुंबई बन गया अपना। और हाल ही में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये प्रोफेसर नारायण प्रधान को चुना गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये 15 मार्च को किया गया। और ये किसने रिकमेंडेशन की थी? तो ये पाकिस्तान ने रिकमेंडेशन की थी। ओके, हाल ही में किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए नियामक ढांचे के निर्देशों को जारी किया है? तो ये आरबीआई ने किया है माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इनिशिएटिव तो आरबीआई ही ले सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफैब्रिक के साथ साझेदारी की है? तो ये स्पेन के साथ की है। और कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं। हाल ही में राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये गीता पिरामल ने, ये रिपीट हो गई है। हाल ही में अधीनस्थ ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये 16 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में किसके द्वारा योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया? तो ये सर्बानंद सोनोवाल, जो कि आयुष मंत्रालय संभालते हैं, तो उनके द्वारा ये योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो ये 9 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम थी 100 दिन 100 शहर 100 संगठन। योग दिवस की थीम आप याद रखिए, योग दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। आई होप आपको क्विक पॉइंट्स अच्छे लगे हो। इसमें से बहुत सारे क्विक पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप पढ़ चुके होंगे और आपका रिवीजन हो गया होगा, नहीं तो कुछ न्यू है तो प्लीज़ आप उनको भी ध्यान रखिए। चलिए अब थोड़ी न्यूज़ देख लेते हैं। कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं जो, तो उनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर में हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को 2013 में मनाना शुरू किया था। संकल्प की शुरुआत भूटान ने की थी और 1970 के दशक में भूटान ने शुरू में राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय खुशी के मूल्य को प्राथमिकता दी थी। भूटान की 66वीं महासभा में सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर सकल राष्ट्रीय खुशी को लक्ष्य को अपनाने के लिए जाना जाता है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज भूटान जो कि एक छोटी सी कंट्रीज़ है, इंडिया की तो बहुत नेबर कंट्रीज़ है और इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं भूटान के साथ। तो भूटान ने क्या कहा था, ये चूज़ किया था कि हम जीडीपी को ना प्रेफरेंस देते हुए हम अपनी नापेंगे कि हमारे यहाँ पर खुशहाली कितनी है। हम जीडीपी को नहीं काउंट करेंगे, हम ये नापेंगे, हम ये मेज़र करेंगे कि हमारे यहाँ पर कितनी खुशहाली है। और फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। तो आज के टाइम पर पूरे इंटरनेशनल लेवल पर खुशहाली को नापा जाता है। तो ये भूटान की देन है, बहुत अच्छी देन है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विश्व गोरैया दिवस, तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। जागरूकता बढ़ाने और गोरैयों की रक्षा के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने फ्रांस के इको सिस एक्शन फाउंडेशन के साथ मिलकर की थी। सोसाइटी की शुरुआत एक समर्पित संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर ने की थी। पहला विश्व गोरैया दिवस 2010 में मनाया गया था और 2022 की थीम आई लव स्पैरो है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज थीम इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड रेस्ट इज़ आपको पता होना चाहिए कि गौरैया जो है वो एक राष्ट्रीय पक्षी भी है हमारा दिल्ली के लिए। दिल्ली का जो राजकीय पशु है तो वो राजकीय पक्षी है तो वो गौरैया ही है दिल्ली का। ओके, तो याद रखिए आप। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस, तो ये 20 मार्च को मनाया गया है। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। 2013 में बर्ड डेंटल फेडरेशन ने बर्ड ओरल हेल्थ डे की शुरुआत की थी। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब, ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कब से शुरू किया गया। तो बर्ड डेंटल फेडरेशन ने बर्ड ओरल हेल्थ डे की शुरुआत 2013 में की थी।
WOHD को 12 दिसंबर 2007 को घोषित किया गया था, लेकिन अभियान 2013 में क्रियान्वित हुआ। एक बच्चे के जीवन के अंत में 20 दांत होने चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों के 20 दांत होने चाहिए। एक स्वस्थ वयस्क के 32 स्वस्थ दांत होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, टोक्यो, मलेशिया, थाईलैंड। कहाँ पर किया जाएगा? और एक और क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? आपके ऑप्शंस हैं असम, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। आई होप आपने दोनों के आंसर कर लिए होंगे, बिकॉज मैं इनके आंसर दोनों के ही बता चुका हूँ आपको क्विक पॉइंट्स में। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में, जो 14th इंडो जापान टॉक है, समिट है, तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है, आपको पता होगा। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ओके, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना ये त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है। उनके जो चाय बागान में जो काम करते हैं मजदूर, तो उनके कल्याण के लिए ये योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। ओके, तो इन दोनों के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। जापान ने अगले 5 वर्षों में भारत में निवेश लक्ष्य की घोषणा की है। आप देख सकते हो, जापान ने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन 3.2 लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य की घोषणा की है। दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह घोषणा 2014 की निवेश प्रोत्साहन साझेदारी का अनुसरण करती है, जब दोनों पक्ष 2014 से 2019 तक 3.5 ट्रिलियन येन के जापानी निवेश पर सहमत हुए थे। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा था कि मुख्यमंत्री 4 श्रमिक योजना के बारे में आपके डिस्कस कर देता हूँ। तो त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए विशेष योजना की घोषणा की है। आप देख सकते हो कि त्रिपुरा के 7,000 से अधिक चाय बागान श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की शुरुआत की है। यह योजना चाय बागान श्रमिकों को आवास, राशन और वित्तीय सहायता का आश्वासन देती है। योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार के खजाने से 85 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है योजना। नेक्स्ट, दिवंगत विधिवेता सोली सोराबजी की जीवनी अप्रैल 2022 में रिलीज होगी। ओके, भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के जीवन और समय पर एक नई किताब अप्रैल 2022 में प्रदर्शित होगी। अधिकृत जीवनी, जिसका शीर्षक सोलो सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स है, अधिवक्ता और कानूनी विद्वान अभिनव चंद्रचूड़ द्वारा लिखित है। सोराबजी, जिनका 2021 में निधन हो गया, ने भारत के लिए 2 बार 1989 से 1990 और फिर 1998 से 2004 तक अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पुस्तक का नाम जरूर याद रखिए, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। और इसको किसने लिखा किसने? तो अभिनव चंद्रचूड़ ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। जर्मनी के लिए पहली बार जीआई टैग किए गए कश्मीर कालीनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मैंने आपको बताया था कि हाल ही में भारत ने एक देश को अपने कुछ कालीन सेंड किए हैं, तो उसका नाम क्या है? तो वो जर्मनी नाम है। जर्मनी को भारत ने एक्सपोर्ट किए हैं अपने कुछ कालीन। जम्मू कश्मीर सरकार ने आखिरकार प्रसिद्ध कश्मीरी कालीन के लिए एक त्वरित प्रक्रिया कोड के साथ एक भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री शुरू की है, जिसमें कारीगरों और उपयोग की गई सामग्री का वितरण है। जीआई टैग वाले कालीनों का पहला प्रेक्षित माल मार्च 2022 में नई दिल्ली से जर्मनी को निर्यात किया गया था। कश्मीरी कालीनों को जीआई टैग जून 2016 में दिया गया था, लेकिन पंजीकृत कालीनों को 2022 से प्रमाणित किया गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। टीपीएल बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला कंपनी बन गई है। ये आप याद मत रखिए। तमिलनाडु
पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड अपने उत्पाद लीनियर एल्काइल बेंजीन को एक प्रमाणन दिया है। इसने प्रमाणन से सम्मानित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। ओके, इसे रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन के साथ टीपीएल भारतीय बाजार में एलएबी के एकमात्र निर्देशक अधिकृत विक्रेता के रूप में उभरता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 की सूची में रेलटेल 124वें स्थान पर है। रेलटेल ने फॉर्च्यून इंडिया नेक्स्ट 500 लिस्ट ऑफ ईयर 2022 सूची में 67 स्थान की छलांग लगाकर 124वां स्थान हासिल किया है। यह भारत में काम करने वाली शीर्ष मध्यम आकार की कंपनियों की 2021 की सूची में 197वें पोजीशन पर था। रेलटेल के अलावा आईआरसीटीसी 309वें रैंक पर सूची में शामिल एकमात्र रेलवे पीएसयू है। इसके अलावा फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची 2022 में 10 भारतीय सरकारी कंपनियां हैं। रेलटेल सूची में एकमात्र दूरसंचार सार्वजनिक कार्यक्रम है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मिशन इंद्रधनुष पूर्ण टीकाकरण की सूची में सबसे ऊपर उड़ीसा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप वेरी मोस्ट इसको जरूर याद रखिए। मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण के अलावा उड़ीसा भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जिसने 90.5% टीकाकरण हासिल कर लिया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5th की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 20 जिले पूर्ण टीकाकरण में 90% से ऊपर थे और 10 जिले 90% से कम थे। पूर्ण टीकाकरण में 12 बीमारियों के खिलाफ निवारक खुराक शामिल होती है और टीके लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। लिव क्विक आरबीआई की पीपीआई इंटरऑपरेबिलिटी प्राप्त करने वाला पहली फिनटेक कंपनी बन गया है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ता लिव क्विक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अनिवार्य रूप से पूर्ण इंटरऑपरेबिलिटी हासिल कर ली है। कंपनी पूर्ण इंटरऑपरेबिलिटी हासिल करने वाली पहली पीपीआई जारीकर्ता भी है। इंटरऑपरेबिलिटी के साथ ग्राहक वीज़ा और रुपे नेटवर्क पर कार्ड संलग्न करके भारतीय अपने भुगतान की अनुकूलित कर सकते हैं और यूपीआई को भी सक्षम कर सकते हैं, तो ये भी सही इनिशिएटिव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 20 से 22 मार्च तक की आयोजित की जाएगी। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 20 से 22 मार्च 2022 तक न्यू दिल्ली में आयोजित की जा रही है। यह खान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों का एक संयुक्त प्रयास है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल कांग्रेस के तत्वाधान में इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस आयोजित किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आईआईटी मद्रास ने अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए एक नई तकनीक को विकसित किया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक नई तकनीक विकसित की है जो पुनर्निर्मित अल्ट्रासाउंड इमेज के माध्यम से एक स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाला दृश्य प्रदान कर सकती है। टीम ने एक नई बीम फार्मिंग तकनीक विकसित करने का दावा किया है जिसे अन्य मौजूदा तकनीकों से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है और पूरे क्षेत्र में सर्वोत्तम इमेज रिजोल्यूशन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नारायण प्रधान का चयन हो गया है। ओके, ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर नारायण प्रधान को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। 1991 में स्थापित यह पुरस्कार 50 वर्ष से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान की किसी भी शाखा में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए मान्यता देता है। इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जीडी बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान जी को दिया गया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़। मुंबई बनेगा दक्षिण एशिया का पहला नेट जीरो सिटी।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मुंबई ने 2050 तक नेट जीरो तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है, जिससे वह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है। ये न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। लक्ष्य भारत के समग्र लक्ष्य से 20 साल पहले है, क्योंकि इंडिया का जो लक्ष्य है तो वो 2070 तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 में COP 26 में 2070 तक शुद्ध शून्य के लक्ष्य की घोषणा की थी। आपको पता कि COP 26 जो कि ग्लासगो में हुई थी, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा था, और मुंबई ने 20 साल पहले यानी कि 2050 तक। ऑब्वियसली रखना भी चाहिए, बिकॉज मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की और काफ़ी फेमस सिटी है। तो अगर वहाँ अगर 2050 तक हो सकता है, तो फिर हम जो पिछड़े शहर या फिर गांव कस्बे तक नेट जीरो का कार्यक्रम चला सकते हैं। इसलिए कुछ लीडिंग स्टेट्स को या फिर सिटीज़ को तो स्पेशली कुछ टाइम पहले ही नेट जीरो हो जाना चाहिए। तो करीब 21 मिलियन लोगों की आबादी के साथ मुंबई भारत का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर है और दुनिया में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है, तो आप इसकी पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा सकते हो। नेक्स्ट, एक्सिस बैंक ने IFR एशिया का एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है। एक्सिस बैंक को IFR एशिया के एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सभी प्रमुख उत्पादों और खंडों में इक्विटी और ऋण जारी करने में बैंक के उत्कृष्ट प्रदर्शन को स्वीकार करता है। बैंक ने फाइनेंस एशियाज कंट्री अवार्ड में भारत में सर्वश्रेष्ठ DCM हाउस का पुरस्कार भी जीता। एक्सिस बैंक लगातार 15 कैलेंडर वर्षों में ब्लूमबर्ग लीग टेबल रैंकिंग में भी नंबर 1 पर है। इसके अलावा बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में शामिल हो गया है। आपको ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में शामिल हुआ है। देश का कुल मार्केट कैप $3.21 ट्रिलियन है, जो यूके, सऊदी अरब और कनाडा से अधिक है, जो कि यूके का 3.19 था, जबकि भारत का $3.21 ट्रिलियन है। ओके, 2022 में भारत अपने मार्केट कैप में 7.4% की गिरावट के बावजूद 2 पायदान चढ़ गया है। इसके अलावा मिताली राज ने महिला विश्व कप में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मिताली राज ने 19 मार्च 2022 को ऑकलैंड में चल रहे ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अर्धशतक बनाकर इतिहास रच दिया है। साथ ही उन्होंने न्यूजीलैंड की पूर्व खिलाड़ी डेबी हॉकले के महिला विश्व कप में एक पारी में 50 या उससे अधिक रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दोनों के नाम अब एक पारी में 12 बार 50 से ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़, असम सरकार करेगी राज्य OBC आयोग का गठन। ये भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। असम सरकार ने राज्य OBC आयोग बनाने का निर्णय लिया है। आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग की मौजूदा आरक्षण सीमा के भीतर विभिन्न जनजातियों के लिए वर्गीकरण पर निर्णय करेगा और वर्तमान में शिक्षण संस्थानों में चाहे जनजातियों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है और वे OBC श्रेणी में ही आते हैं। तो इसलिए इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर OBC आयोग गठन करने का निर्णय लिया गया है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए वेरी वेरी आई थिंक आपको वीडियो ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो थैंक यू।